अरे माँ, जल्दी खाना लाओ, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ माँ, पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी खाना लाइए वरना कहीं पेट से बाहर ना आ जाए। अरे ला रही हूँ। सारे दिन बस मेरे ही जान खाते रहते हैं। अच्छा माँ, अब तो कुछ ही दिन की परेशानी है, भाई के शादी के बाद तो भाभी आ जाएगी, फिर आपकी परेशानी कम हो जाएगी। अच्छा, भाभी ही क्यों आएगी? तू शादी नहीं करेगा क्या? क्या तुझे सलमान खान बनना है? नहीं नहीं भैया, मुझे सलमान खान नहीं बनना है। वो अगर कोई अच्छी लड़की मिल जाए फिर मैं भी शादी कर ही लूँगा, लेकिन पहले आपकी शादी ही होगी। हाँ, मैं भी देखूंगी कि पत्नियों के आ जाने के बाद तुम उन्हें कितना परेशान करते हो। हाथ में खाने का बर्तन लाते हुए विमला ने यह बात कही तो उनके दोनों बेटे मुस्कुराने लगे और इसके बाद दोनों उंगलियां चाट चाट कर माँ के हाथों का बना खाना खाने लगे। और खाना खाने के बाद, वैसे माँ, मैं ये कह रहा था कि आपके हाथों जैसा स्वाद और कहीं कहाँ मिलेगा? क्यों छोटे, सही कह रहा हूँ ना? हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। माँ तो माँ है। हाँ, बड़ा आया। जब तेरी पत्नी आ जाएगी ना, तब पूछूंगी किसके हाथों का स्वाद तुझे अच्छा लगता है। अरे वाह माँ, क्या बात कही तुमने। ओए, तू चुपचाप खाना खा, अगर ज्यादा बोला ना तो सबसे पहले मैं तेरी शादी ही कराऊंगा। अनिल की यह बात सुनकर विमला सोच में पड़ गई और उसने कहा, वैसे आइडिया तो अच्छा है बेटा। कैसा आइडिया माँ? आप किस आइडिया की बात कर रही हैं? संजय की भी तो शादी की उम्र हो ही गई है और तुम दोनों अच्छा खासा कमा ही लेते हो, और मेरा क्या ठिकाना, आज हूँ कल नहीं, कम से कम इस जिम्मेदारी से तो निपट लूंगी। अरे नहीं नहीं माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे अभी शादी नहीं करना। शादी की बात तो भैया का चल रही थी, फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं? मुझे अभी इस झमेले में नहीं पड़ना। और वैसे भी मैंने सुना है कि शादी होने के बाद भाई भाई में दरार आ जाती है, और ये मैं नहीं चाहता। अरे तू ऐसा क्यों कह रहा है? मैं जब तक जिंदा हूँ ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं हूँ ना, सब कुछ समेट कर रखूंगी। विमला ने यह बात ऐसे ही नहीं कही थी, उसने बहुत सोच विचार के बाद यह बात कही थी। और ऐसे ही कुछ दिनों बाद विमला दो सुंदर बहुओं को अपने घर ले आती है। विमला अपने दोनों बेटों का घर बसाकर बहुत खुश थी, लेकिन उसकी यह खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। और एक दिन, अरे सुनो जी, मुझे एक बात करनी थी आपसे। अच्छा, तो कहो, क्या बात करनी है तुम्हें? वो प्रेरणा आजकल बहुत ही फिजूल खर्ची करने लगी है। मतलब उसने ऐसा भी क्या खर्चा कर दिया? जब देखो तब पनीर, छोले भटूरे, पिज्ज़ा, मोमोज, इन सब फालतू चीज़ों में पैसे बर्बाद कर रही है। हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि जो राशन का खर्चा 5,000 होता था वो अब 10,000 हो रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो हम तो सड़क पर ही आ जाएंगे। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर अनिल भी सोच में पड़ जाता है। और ये ही नहीं, ये बात अनिल के कमरे तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उसके छोटे भाई संजय के कमरे में भी यही बातें चल रही थी। सुन लो, अगर घर में ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अरे लेकिन ऐसा क्या हो गया जो तुम मायके जाने की बात कर रही हो? तुम्हारी भाभी गरीबों के खानदान से है क्या? तुम्हारी भाभी ने कभी अच्छा खाना नहीं खाया? हर टाइम दाल चावल खिचड़ी बस यही सब बनाती रहती हैं। कुल मिलाकर घर के दोनों तरफ यही हालात थी। प्रेरणा को अपनी देवरानी अंजलि बहुत ही कंजूस लगती थी और अंजलि को प्रेरणा बहुत ही खर्चीली लगती थी। धीरे धीरे यह शिकायतें झगड़े और तू तड़ाक में बदल गई और विमला ने मजबूरी में आकर दोनों बहुओं की रसोई की बंटवारा कर दी। दोनों बहुओं के चूल्हे, राशन, यहाँ तक कि मसाले के डिब्बे तक अलग हो गए और दोनों बहुएं अलग अलग टाइम पर खाना बनाने लगी। और इस रसोई के बंटवारे की वजह से ही दोनों भाइयों के बीच भी बात होना बंद हो गई। लेकिन रसोई के बंटवारे से दोनों बहुएं बहुत ही खुश थी। अब मजा आएगा, जो मन करेगा
वो बना के खाऊंगी, कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा। अब पता चलेगा, जब ये फालतू चीज़ें खाकर पेट खराब होगा ना, तब दौड़ती फिरेंगी बाथरूम में। लेकिन इन सब बातों से विमला बहुत दुखी थी। वह हर वक्त ये सोचती रहती थी कि कैसे दोनों बहुओं में वापस से सुलह करा दी जाए। और एक दिन विमला को एक आइडिया आया। जब रसोई में कोई नहीं था, तब विमला रसोई में जाकर प्रेरणा के आटे के डब्बे से आटा निकाल लेती है और अंजलि के चावल के डब्बे से चावल निकाल लेती है। और ऐसे ही वह कुछ दिनों तक करती है। कभी वह किचन से मसाले चुरा लेती तो कभी कोई सामान चुरा लेती। विमला के ऐसे करने से दोनों बहुओं का महीने का राशन बहुत जल्द ही खत्म होने लगा, जिसकी वजह से दोनों बहुएं बहुत परेशान रहने लगी। और एक दिन, अरे प्रेरणा, तुम ऐसा भी क्या बना रही हो जो पूरे महीने का राशन बस 10 दिन में खत्म हो जा रहा है? ऐसे तो हम रोड पर आ जाएंगे। तुम रहने दो, तुमसे घर का राशन नहीं चलेगा, माँ ही चलाएगी अब से राशन। और दूसरे कमरे में भी यही हाल था। अरे अंजलि, ऐसा भी तुम क्या बना रही हो जो महीने भर का राशन इतने जल्दी खत्म हो जा रहा है? मैं कोई अमीर रईसजादा का बेटा नहीं हूँ जो तुम्हें इतना पैसा ला कर दूँ। एक तो तुम डेली दाल चावल बनाती हो और ऊपर से इतना जल्दी राशन खत्म हो जा रहा है। तुम रहने ही दो, तुमसे राशन नहीं चलेगा। मेरी माँ ही राशन चलाएगी, समझी? और इस घर में अब सिर्फ एक ही रसोई चलेगी जो मेरी माँ चलाएगी। विमला का यह तरीका काम कर गया। दोनों बहुएं एक दूसरे को तो बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपने पति की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से दोनों बहुओं ने आपस में सुलह कर ली और वापस से एक ही रसोई में खाना बनाने लगी। रात का समय था। विमला अपने कमरे में खिड़की खोलकर आराम से सो रही थी। तभी अचानक उसकी खिड़की से एक अनजान लड़की का चेहरा उसके कमरे में झांक रही थी। विमला अचानक से जग जाती है और उसका ध्यान उस खिड़की पे झांकते हुए लड़की पे जाता है और वह दौड़े दौड़े खिड़की के पास जाती है। जैसे ही वह खिड़की के पास जाती है, वह चेहरा अचानक से गायब हो जाता है। अरे कौन है जो आधी रात को मेरे खिड़की से झांक रहा है? हिम्मत है तो सामने आ। विमला खिड़की के बाहर चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। और अगली सुबह विमला अपनी पड़ोसन सोनमती के घर जाती है और वहाँ वह उसी लड़की को देखती है जो कल रात उसके खिड़की से झांक रही थी। उसको देखकर विमला के तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे सोनमती, ये कौन है? इससे पहले तो मैंने इसे तेरे घर पर कभी नहीं देखा। अरे विमला, ये मेरी नई बहू है। कल ही बेटा ब्याह कर लाया। अब क्या करें, बच्चों की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। मैं कुछ कह भी नहीं पाई। अच्छा, तू यहाँ क्यों आई है? सुबह सुबह दाल या चावल या चीनी चाहिए? नहीं, दाल चावल तो नहीं, लेकिन मैंने तेरी इस बहू को कल अपने कमरे में खिड़की से झांकते हुए देखा था। तभी से मैं सोच रही हूँ कि मैंने कहीं तो इसे देखा है। अरे विमला, तू सुबह सुबह नींद में है क्या? तेरा कमरा दूसरी मंजिल पर है और मेरी बहू तेरे कमरे में रात के समय क्यों झांकेगी? ये क्या अनाप शनाप बोल रही है तू? हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और आंटी जी, रहा बात आपके कमरे में झांकने का, तो आपका कमरा दूसरे मंजिल पर है और मेरे पास कोई जादुई शक्ति तो नहीं है जो मैं अपने पैर लंबे करके आपके कमरे में झांकूं। विमला के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वह बिना कुछ कहे अपने घर चली जाती है। विमला अपने घर में अकेली रहती थी क्योंकि उसके पति का देहांत कुछ साल पहले ही हो गया था, लेकिन उसके पति ने उसके लिए बहुत सारे रुपए और जेवरात छोड़ कर गए थे। उसके घर में 2-4 लाख रुपए और गहने तो ऐसे ही पड़े रहते थे। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैंने उस सोनमती की बहू को ही अपने कमरे में झांकते हुए देखा था, लेकिन पता नहीं इन सब से मेरा दिमाग खराब हो गया है। चलो कुछ देर टीवी ही देख लेती हूँ, थोड़ा मन बहल जाएगा। विमला जैसे ही टीवी खोलती है, वहाँ न्यूज़ चैनल में बता रहे थे, नमस्कार साथियों, सावधान रहें, आपके घर में भी हो सकती है चोरी।
हमें ये तो नहीं पता कि वह चोर दिखता कैसा है, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि वह चोर कोई आदमी नहीं बल्कि औरत है। और इस चोर औरत के बारे में हमें यह भी पता चला है कि इस औरत के पास कोई जादुई शक्तियां हैं जिससे यह अपना पैर 20 फुट तक लंबा कर सकती है। जिस भी घर में यह चोरी करने जाती है उस घर में यह पहले विभिन्न प्रकार की काम मांगने जाती है, और अगर काम ना मिले तो उस घर के मर्द को पटाकर उनसे शादी तक कर लेती है। और इस चोरनी का टारगेट सबसे ज्यादा अकेली महिला या अमीर महिला ही होती है। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो सावधान रहें और सतर्क रहें, वरना कहीं अगला नंबर आपका ही ना हो। न्यूज वाले की यह बात सुनकर तो विमला के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हे भगवान, मुझे पूरा यकीन है कि यह सोनमती की नई बहू ही लंबे पैरों वाली चोरनी है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। कल रात वो ही मेरे खिड़की से झांक रही थी। लगता है उसे मालूम हो गया है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। मुझे समय नहीं गंवाना चाहिए और इसके लिए मुझे पुलिस में रपट लिखवा देना चाहिए। विमला जल्दी से पुलिस स्टेशन जाती है और वहां जाकर पुलिस को सारी बातें बता देती है। अरे आप चिंता ना करें माँ जी, उस लंबे पैरों वाली भूतनी चोरनी का बहुत दिनों से पीछा कर रहे हैं। आज लगता है वो पकड़ी जाएगी। ठीक है, आप चिंता ना करें। फिर उसी दिन रात में विमला सोने का नाटक करती है और पुलिस विमला के घर के बाहर छिपकर चोरनी के आने का इंतजार करती है। और कुछ देर बाद सोनमती की बहू विमला के घर के पास आ जाती है और देखते ही देखते वह अपनी जादुई शक्तियों से अपना पैर लंबा कर लेती है और विमला के खिड़की तक पहुंच जाती है। यह देखकर तो पुलिस भी हैरान हो जाती है कि आखिर कोई अपना पैर इतना लंबा कैसे कर सकता है। तभी पुलिस आकर उस चोरनी के पैरों में जंजीरें बांध देती है। अरे बहुत लंबे कर लिए पैर तूने भूतनी, अब चल जेल में अपने पैर लंबे करना। पुलिस को देखकर चोरनी माया के तो होश ही उड़ जाते हैं और वह अपने पैर वापस से छोटे कर लेती है। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब और बंद कर दीजिए इसे जेल में। बड़ी आई थी मेरे घर में चोरी करने वाली। फिर पुलिस लंबे पैर वाली चोरनी माया को जेल में बंद कर देती है और अब शहर में लंबे पैर वाली चोरनी का खौफ खत्म हो जाता है।